Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the viewers. Hope so everybody would be fit and fine. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स, मतलब कि जो वर्ब्स हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं उन वर्ब्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले वीडियोस में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी वर्ब्स होते हैं उनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं या जेरेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि वो जेरेंड भी नाउन होते हैं। सो बात करने का मकसद ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो वर्ब्स के हों या प्रपोजिशन के हों, वो ऑब्जेक्ट्स नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, और प्रोनाउन भी वो जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलवाते हैं। द नाउन और प्रोनाउन बीइंग एक्टेड अपॉन बाय अ वर्ब। ऑलराइट, लुक एट द सेंटेंस। आर केट कॉट अ माउस। आर केट कॉट अ माउस। कॉट इज़ अ वर्ब। अब इस कॉट के फ़ौरन बाद ये जो नाउन इस्तेमाल किया गया है, अ माउस, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट है, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। द बॉस saw her in town. The boss saw her in town. अब ये जो ऑब्जेक्ट है her, जो वर्ब के बिल्कुल फ़ौरन बाद यूज़ किया गया है, her is also called the object of verb. अब बात समझने की ये है कि वर्ब के बाद जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और उसी प्रोनाउन को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। किसी भी वर्ब का जो है वो उसे हम कहेंगे कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। पहले वाले सेंटेंस में इस कॉट के बाद जो नाउन इस्तेमाल किया गया ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड वाले सेंटेंस में इस वर्ब के बाद ये प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो बताई गई है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो याद रखें, वर्ब के फ़ौरन बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलवाएगा। ऑलराइट, अच्छा, उसके अलावा कोई भी जो वर्ब होता है उसके बाद हम ऑब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सॉ है, सॉ के बाद हर भी ऑब्जेक्ट हो गया। इन जो है वो उसके अलावा अगर हम चाहें तो सेंटेंस को जब हम इनलार्ज करेंगे, सेंटेंस को बड़ा करके लिखेंगे, तो हम कोई और भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। द बॉस सॉ हर एंड हिज फ्रेंड्स। ऑलराइट, इस तरीके से कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक या एक से ज़्यादा जो है वो होते हैं। अब ये वो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे जो छोटी लिस्ट दी गई है, इस छोटी सी लिस्ट में वो वर्ब्स बताए गए हैं जो वर्ब्स क्या करते हैं, अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। मतलब कि इन वर्ब्स के साथ अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, these are those verbs which are always followed by double objects. Look at the example. He told me a story. He told me a story. अब यहाँ पे देखें, told verb है, इसके बाद जो एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, me हो गया और a story हो गया, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। गिव का आप कोई सेंटेंस बनाएं, गिव के साथ भी दो ऑब्जेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, आस्क के साथ भी दो ऑब्जेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, ऑफर के साथ भी दो ऑब्जेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, प्रॉमिस के साथ भी दो ऑब्जेक्ट्स लगाने पड़ेंगे। सम वर्ब्स आर नेवर ट्रांजिटिव। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, और वो वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। सो ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम कभी भी ट्रांजिटिव इस्तेमाल, जो ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम कभी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ये वो वर्ब्स हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव रहते हैं, मतलब कि इनके साथ आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। कल मुझे पूछा गया था कि ही गोज़ टू स्कूल, तो इसमें स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो याद रखें, इस तरह का अगर कोई सेंटेंस आपको मिलता है तो उसमें देखा करेंगे आप, ये जो स्कूल है ये फ़ौरन गोज़ के बाद इस्तेमाल नहीं किया गया, टू के बाद इस्तेमाल किया गया है। तो यस, टू इज़ द ऑब्जेक्ट बट इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन।
ये यहाँ पे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, मतलब कि प्रेपोजिशन के भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन एंड कंप्लीट्स its meaning in a sentence. It provides information about location, direction, time or other relationships. Look at example. The cat is hiding under the table. The cat is hiding under the table. The table जो एक noun है जो बिल्कुल preposition के बाद इस्तेमाल किया गया है, तो इसीलिए preposition का object कहलवाएगा। जो the table है ये इस sentence में क्या कहेंगे, हम इसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहेंगे। सो याद रखा करें कि जो नाउन या प्रोनाउन जब प्रेपोजिशन के बाद में इस्तेमाल होगा तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, अगर वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलवाएगा। इन दिस एग्जांपल अंडर इज द प्रेपोजिशन एंड द टेबल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, मतलब कि जो द टेबल है ये ऑब्जेक्ट है और जो अंडर है ये प्रेपोजिशन। To find the object of a preposition, ask what or whom after the preposition. तो जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, जैसे यहाँ पे देखें द कैट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब इज हाइडिंग वर्ब हो गया, प्रेपोजिशन अंडर, ऑब्जेक्ट द टेबल। फाइन, लुक एट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। ही प्लेस्ड द बुक्स ऑन द शेल्फ। अब जो बुक्स है ऑन द शेल्फ, अब यहाँ पे देखें इस सेंटेंस को गौर से देखें, ही प्लेस द बुक्स ऑन द शेल्फ, ही प्लेस द बुक्स। अब यहाँ पे बुक्स ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका, वर्ब का, और ऑन द शेल्फ, ऑन द शेल्फ, शेल्फ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन। ऑलराइट, लुक एट अदर एग्जांपल। द कीज आर इन द ड्रॉअर, इन द ड्रॉअर। अब द ड्रॉअर जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका, इस इन प्रेपोजिशन का। द स्टोर इज अक्रॉस द स्ट्रीट, अब अक्रॉस प्रेपोजिशन है, द स्ट्रीट नाउन है उसके बाद यूज किया गया है, तो द स्ट्रीट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कैन बी मोर देन वन, मतलब कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक एट द एग्जांपल, द रोड रन्स ओवर हिल्स एंड माउंटेन्स, द रोड रन्स ओवर हिल्स एंड माउंटेन्स। अब ओवर प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद हिल्स एंड माउंटेन्स बोथ आर नाउन्स, सो बोथ आर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन ओवर। ओके, अल्लाह हाफिज़।